हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। अभी मैं आप लोगों के लेके आई हूँ यूनिट 7 की हमारी जो हिंदी कहानी है उसकी पहली कहानी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारी यूनिट्स फ्री क्लास में या पेड क्लासेस में कवर करा दूँ। तो हम आज पहली कहानी स्टार्ट करेंगे। पहली कहानी हमारी चंद्रदेव से मेरी बातें, राजेंद्र बाला घोष जी की, यानी कि जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है, उनकी कहानी है। तो इनके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगी। इसके बाद हम कहानी की मुख्य विषय वस्तु को जानेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है, का जन्म चंद्रनगर कोलकाता में 1882 को हुआ और इनका निधन 1950 में हुआ। ये राम प्रसन्न घोष मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निवासी की पुत्री तथा पूर्णचंद घोष की पत्नी थी। हिंदी कथा संसार में इनकी लेखन के प्रेरणा स्रोत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। यानी कि इन्होंने हिंदी में जब किसके प्रेरणा स्वरूप लिखना स्टार्ट किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। यहाँ पे मैंने इनकी कुछ प्रमुख कहानियां दी हैं, जैसे कि चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दान प्रतिदान 1906, दुलाई वाली 1907। ये सारी कहानियां सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। अन्य कहानियां जैसे मुरला 1908, भाई बहन 1908 जो कि बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई, दालिया 1909, हृदय परीक्षा 1915, ये दोनों कहानियां भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब हम आते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की किस शैली में है, विषय वस्तु क्या है, क्या मुख्य वर्णन है, इस सभी विषय के बारे में हम बात करेंगे। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवादात्मक शैली, तो कौन सी शैली है? संवाद शैली है। मैं प्रार्थना व अनेक प्रश्न करती है। इस कहानी में कोलकाता शहर का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो अपने समय की राजनीति और अर्थनीति पर केंद्रित इस कहानी में भारत की बदहाल आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, स्त्रियों की दयनीय दशा, जातिगत पक्षधरता इत्यादि को वन विषय बनाया गया है। आगे इसके प्रमुख कुछ पात्र हैं, जैसे कि भगवान चंद्रदेव। भगवान चंद्रदेव को कहानी में वृद्ध कहा गया है। कथा नायिका जो कि स्वयं लेखिका है, बंग महिला। धनवंतरी, जिन्हें फैमिली डॉक्टर कहा है। चित्रगुप्त, देवताओं के चीफ जस्टिस। और लॉर्ड कर्जन। इस कहानी के विषय में आलोचकों के कुछ प्रमुख कथन है, वो भी मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे कि पहला कथन है भवदेव पांडे जी का। भवदेव पांडे जी के बारे में अगर मुझे याद है कि यूजीसी नेट के 2021 या 22 वाले क्वेश्चन पेपर में था कि चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसने माना है, तो उसका उत्तर था भवदेव पांडे। तो हम यहाँ इस कथन को पढ़ेंगे। बंग महिला की पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती में 1904 में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी थी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी भवदेव पांडे जी ने किसको माना है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें को। इस कहानी में भारत की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का रेखांकन है। अगला कथन है हमारा गोपाल राय जी का। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में समकालीन वायसराय कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग किया गया है। तो कहानी के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मैं आपको पहले कहानी का मूल कथ्य कहानी पढ़ाने के बाद फिर मैं ये आपको सॉल्व कराऊंगी। तो अब हम ये लोग दूसरी पीडीएफ ओपन करती हूँ। तो हम आते हैं, कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, और इस कहानी का प्रकाशन 1904 सरस्वती पत्रिका में हुआ है। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। तो लेखिका ने स्वयं को क्या कहा है? दासी। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं।
तो लेखिका ने चंद्रदेव को क्या कहा है? बूढ़ा और पुराना। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते हैं। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते हैं। तो कहानी में किस स्थान का वर्णन हुआ है? काशी का। जो मैंने हाईलाइट किया, आप लोग प्लीज उसको नोट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। यह बड़ी भारी भूल हुई, भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज जाति वालों का पक्ष करें तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। तो आधुनिक भारत का प्रभु किसे कहा है? लॉर्ड कर्जन को। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृषांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। तो भारतवासियों को क्या कहा है? कृषांग, यानी कि कृष्ण के रंग वाला, यानी कि काला। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। तो लेखिका ने चंद्रदेव को क्या कहा है? सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव का महात्मा। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। तो किसे कमीशन और मिशन दोनों ही प्रिय हैं? लॉर्ड कर्जन को। और ये कोटेशन आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में शिव शंभू के चिट्ठे होगा तो आप जाहिर सा बात है कि आप शिव शंभू के चिट्ठे को टिक करेंगे, लेकिन हमको ये याद रखना है कि ये पंक्ति चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से ली गई है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल से प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश और पाताल का अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति न देख सकते होंगे। तो किसको लड़कपन में ही चश्मा धारण हो गया है? तो आधुनिक भारत की संतान को। अतएव आपसे सादर करती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे अवश्य ही मिलती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। तो चंद्रदेव को किस दिन छुट्टी मिलती है? अमावस्या के दिन। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यानी कि कारीगर किससे भी ज्यादा होशियार है? भगवान विश्वकर्मा से। तो यहाँ भगवान विश्वकर्मा का भी वर्णन मिलता है। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। तो कौन मनुष्य के हाथ का खिलौना हो रही है? दामिनी, यानी कि बिजली। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है।
तो यहाँ पे बिजली को क्या क्या कहा गया है? नीरद, वासनी, विश्व मोहिनी और सौदामिनी। ये आप लोग याद रखेंगे या कहीं नोट कर लेंगे। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपलता और अग्निदेव के माथे मड़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रहा है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर बहुत कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लाभ पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करें? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखी है। तो किसके भाग्य में देवता विधाता ने दासी वृत्ति लिखी है? दामिनी यानी कि बिजली के। हरि पदोद्भव त्रिलोक के पावनी सुरसरी के भी दिन खोटे आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो गई है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। तो किसकी बात यहाँ पे की गई? सुरसरी यानी कि गंगा नदी की, जहाँ पे बांधों की बात की गई है, किस तरीके से पानी को रोका गया है और पुल बनाए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। तो कौन कलकत्ता को देख के अपनी राजधानी अमरावती को फीकी कहेगा? देवराज इंद्र। वहां ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की व्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों को विद्या चमत्कारनी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। तो देव के सेनापति कौन है? कार्तिकेय। और किस कॉलेज का वर्णन मिला है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का। क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं, और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी और कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व में उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशिधर, शश लांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। तो लेखिका ने चंद्रमा को क्या क्या उपाधि दी है? शशांक, शशिधर और शश लांछन। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? तो बंबई में किसकी मूर्ति? महारानी विक्टोरिया की मूर्ति से जो काला दाग छुड़ाया, किसने छुड़ाया? प्रोफेसर गज्जर महाशय ने। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण लगता है। तो यहाँ अंधविश्वास की भी बात की गई है, पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एवं एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब
तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। तो तत्कालीन राजा महाराजाओं पर भी व्यंग किया गया है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी के साथ अवश्य लेते आए। तो यहाँ पे देवताओं के फैमिली डॉक्टर कौन है? धन्वंतरी। और देवताओं के चीफ जस्टिस कौन है? चित्रगुप्त जी। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या ही होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाशय अपने यहाँ के दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से दो चार टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हो गए तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। तो यहाँ किस महामारी का वर्णन किया गया? प्लेग का। अच्छा, मैं आपसे विदा ले होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही पर खेद है कि आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। ये कहानी हमारी समाप्त होती है और इसका प्रकाशन वर्ष 1904 सरस्वती पत्रिका। अब कहानी हमने जैसे पढ़ ली तो अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका ने कलकत्ता के किस स्थान का जिक्र किया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए नेहरू स्टेडियम, ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन सी ईडन गार्डन, ऑप्शन डी किला स्टेडियम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी ईडन गार्डन। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए दुलाई वाली, बी राही, सी चंद्रदेव से मेरी बातें, या डी मुरला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी चंद्रदेव से मेरी बातें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के विषय में असत्य कथन है। असत्य कथन पता करना है। ऑप्शन है हमारे ए, कहानी में भगवान चंद्रदेव को संकेत कर पत्रात्मक शैली में कहानी लिखी गई है। ऑप्शन बी, कहानी में मुख्य रूप से 2 पात्र हैं, बंग महिला और चंद्रदेव। ऑप्शन सी, इसमें देश की बदहाल आर्थिक दशा व देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का जिक्र है। ऑप्शन डी, इस कहानी में चंद्रदेव को युवा बताया गया है। या ऑप्शन ई, सभी कथन सत्य हैं। तो हमारा असत्य कथन है ऑप्शन डी, इस कहानी में चंद्रदेव को युवा नहीं वृद्ध बताया गया है, पुराना बताया गया है। प्रश्न संख्या 4, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप जन्म तक न धो सके हैं वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। उपयुक्त पंक्ति किस कहानी से ली गई है? हमारे विकल्प है ए दुलाई वाली, बी आकाशदीप, सी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, या डी चंद्रदेव से मेरी बातें। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी चंद्रदेव से मेरी बातें। प्रश्न संख्या 5, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लायल, ऑप्शन बी भवदेव पांडे, ऑप्शन सी लक्ष्मी सागर वासने, या ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लक्ष्मी सागर वासने।
चंद्रदेव को, प्रश्न संख्या 6 है, चंद्रदेव को किन किन उपाधि मालाओं से भूषित किया गया है? ऑप्शन है ए शशांक, बी शशिधर, सी शशलांछन या डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से ये भी पूछ सकते हैं कौन सी उपाधि नहीं दी गई है, तो यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हैं, तो आप लोग ये याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 7, उनको कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। पंक्ति किस किस रचना से ली गई है? ऑप्शन है शिव शंभू के चिट्ठे, ऑप्शन बी चंद्रदेव से मेरी बातें, ऑप्शन सी चांद का मुंह टेढ़ा या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ये पंक्ति जो है हमारी बी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से ली गई है। प्रश्न संख्या 8, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस बीमारी का जिक्र किया गया है? तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, ए कोरोना, बी प्लेग, सी चेचक, डी तपेदिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्लेग बीमारी महामारी का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में बिजली को क्या क्या कहा गया है? ऑप्शन है ए नीरद वासनी, बी विश्व मोहिनी, सी सौदामिनी, डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 है, बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने के लिए कौन फलीभूत होता है, यानी कि कौन आता है? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी चंद्रदेव, ऑप्शन सी प्रोफेसर गज्जर या ऑप्शन डी भगवान निशानाथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोफेसर गज्जर। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने आज पहली कहानी पढ़ी है। हम लोग आगे भी ऐसे ही सारी कहानी, सारे उपन्यास, नाटक, निबंध, ऐसे ही सारी विधाएं अपनी पूरी करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।